अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर कमर्शियल ज्योग्राफी और पिछली क्लास में हमने पहाड़ों पर अपनी बात रोकी थी और आज हम अपनी बात रेगिस्तानों से शुरू करेंगे कि कौन कौन से रेगिस्तान हमारे पास हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है एक नक्शा, उसके अंदर ये जाहिर है कि डेजर्ट जो हैं कौन कौन से हैं। चार इसमें हाईलाइट किए हुए हैं। एक सिंध का रेगिस्तान है, एक बलूचिस्तान के अंदर रेगिस्तान है। तो इस तरह टोटल चार हैं हमारे पास। नंबर वन पर जो है वो थर्ड डेजर्ट कहलाता है, जो कि सिंध का है। नंबर टू पे चोलिस्तान डेजर्ट कहलाता है, जो कि कुछ हिस्सा उसका पंजाब में लगता है। ठीक है जी। इसी तरह थल डेजर्ट है, जो पंजाब में ही लगता है। और उसके बाद बलूचिस्तान डेजर्ट है, जो कि खारान डेजर्ट कहलाता है। ठीक है। इस तरह कुल मिलाकर हमारे पास चार डेजर्ट्स मौजूद हैं। रेगिस्तान कोई बेकार एरिया नहीं होता। रेगिस्तान कोई लोग जिस जिस तरह रेगिस्तान के बारे में लोग परसेप्शन रखते हैं, रेगिस्तान बेसिकली ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। इसके नीचे बहुत सारे अल्लाह ताला ने ख़जाने छुपाए हुए होते हैं, लेकिन लोग जो है ना इसको समझते नहीं हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क, क्योंकि ऐसी ज़मीन के अंदर से ख़जाने निकालने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, जो पैसे अमूमन दरअसल हमारे पास नहीं होते हैं। और उन पैसों के ना होने की वजह से हम मजबूरन उसको हाल का ले लेते हैं। ठीक है जी। वेल, अगर हम बात शुरू करें, द थर्ड डेजर्ट spans an area of 175,000 square kilometer and covers large areas of Pakistan and India. It is the largest desert of Pakistan and the only subtropical desert of Asia. It is the seventh largest desert on the planet and the third largest in the Asia. ठीक है जी। तो थर्ड डेजर्ट जो है ये तकरीबन 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर इसकी कवरेज है। ठीक है जी। और ये बड़े लार्ज एरियाज ऑफ पाकिस्तान और इंडिया पर फैला हुआ है। ये बॉर्डर पर लगता है पाकिस्तान और इंडिया के, और तकरीबन दोनों तरफ ये फैला हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। एंड द ओनली सब ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ एशिया, और ये वाहिद सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है एशिया का। इट इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट, दुनिया का सातवां है, और एशिया का तीसरा। इट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड इन टू इंडिया द थर्ड डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और जो थर्ड डेजर्ट है इंडिया वाले, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि इंडिया का अजीम सहरा भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। अब ये नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ है इंडिया के, और नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है उसके ऊपर ये मौजूद है। It is the world's 17th largest desert and the world's ninth largest subtropical desert. 85% of the third desert is in India, and remaining 15% is in Pakistan. In India, it covers 320,000 square kilometer, which is of which 90% is in Rajasthan and extends into Gujarat, Punjab, and Haryana. आई होप कि बात समझ में आ रही है आपके कि भाई ये जो है इंडिया के अंदर इसका जो है मेजॉरिटी एरिया डेफिनेटली जो है वो इंडिया के अंदर है, जो कि 90% जो है राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे मशहूर इंडिया के इलाकों के अंदर ये लगता है। अच्छा, इन पाकिस्तान इट स्प्रेड ओवर पंजाब एंड सिंध, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पंजाब और सिंध दो सूबों के अंदर ये फैला हुआ है। Tharparkar district in the east. This desert consists of a very dry part of Marusthali region in the west and a semi-desert region in the east with fewer sand dunes, slightly more precipitation. इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रेत होती है, और यही वजह है कि क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया में जो एरियाज थे एक ज़माने में वो ऐसे ही थे ना। ठीक है ना। तो इन एरियाज की वजह से क्या था कि लोग जो है ना पगड़ बांध के रखते थे पुराने ज़माने में। अगर आप उन लोगों को देखें आपको यही नज़र आएगा कि लोग कुछ ना कुछ सर पे पहन के रखते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो ना पहनते तो उनके सर में बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी घुस जाती है।
तो यही वजह थी कि पुराने ज़माने के लोग हर वक्त अपने सर पर कुछ ना कुछ बांध के रखते थे। अब आज के ज़माने में जिस तरह के केमिकल वाले मल्टीपल शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, तो वो ज़माने में नहीं थे डेफ़िनेटली। तो ये भी उसकी एक वजह थी। अब तो पक्के एरियाज़ हो गए हैं, बहुत एक वाइड एरिया पर आपको कच्ची सड़क ही नहीं मिलती है और मिट्टी नहीं उड़ती है, तो इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज आ गया हमारे। अब हम एक-एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चोलिस्तान डेज़र्ट की। Cholistan Desert is locally known as Rohi and covers the area of Bahawalpur, Punjab. It adjoins the third desert extending over to Sindh and into India. ठीक है जी। अच्छा जी, तो चोलिस्तान डेजर्ट की अगर हम बात करें, चोलिस्तान डेजर्ट इज लोकली नोन एज रोही एंड covers the area of Bahawalpur, Punjab. It adjoins the third desert extending over Sindh and to India. Cholistan Desert hosts an annual Jeep rally known as Cholistan Desert Jeep Rally. चोलिस्तान में एक बड़ी मशहूर जीप रैली होती है, आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस के उसमें रेस लगती है। थल डेजर्ट की अगर हम बात करें, थल डेजर्ट इज लोकली लोकेटेड इन मियांवाली रीजन ऑफ पाकिस्तान बिटवीन द इंडस एंड झेलम रिवर। ये दो दरियाओं के दरमियान अमूमन पाया जाता है तकरीबन, और अ लार्ज canal building project is currently underway to irrigate the land. Irrigation will make most of the desert suitable for farming. In the north of the desert are salt range, in the east river Jhelum and Chenab, and west lies river Indus. अब देखें डेजर्ट को ना आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उसको भी कल्टिवेबल लैंड बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे मुल्क में आबादी बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ जो मकदार है खाने की, उसमें भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब हमें यही करने की ज़रूरत है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो हम इन जगहों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। खारान डेजर्ट है। खारान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट बलोचिस्तान। इट मेक्स अ नेचर बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान। एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट हो जाती है इसमें, क्योंकि ये तीन मुल्कों की सरहद से टकराता है, जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है और अफगानिस्तान है। It is located in Kharan district. The Kharan desert is a sandiest desert in Pakistan. यानी कि सबसे ज़्यादा रेत वाला जो एरिया है, सबसे ज़्यादा रेत वाला जो सहरा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो ये खारान डेजर्ट है। It is distinct from the rest of the provinces landscape due to its sandy nature. और ये बाकी तमाम सहरा जो हैं हमारे बाकी सूबों में उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है इस अपनी रेत होने की वजह से, ठीक है ना, एंड मोर इवेंटर। तो द डेजर्ट वाज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग बाय पाकिस्तान मिलिट्री, मेकिंग इट द मोस्ट फेमस ऑफ द 5 डेजर्ट्स। और ये वही सहरा है जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री ने एटॉमिक बम जो है वो ट्राई किए, और ये इस सहरा के सबसे ज़्यादा दुनिया में मशहूर होने की वजह बन गई कि भाई पाकिस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। जब ये बात दुनिया में मशहूर हुई, तो फिर चागे के मकाम पर जो किया था वो भी इसी क्योंकि खारान डेजर्ट का था, तो इसलिए क्या हो गया, ये बहुत ही दुनिया में फेमस हो गया। इसके बाद हम बात करें तो इंडस रिवर है। इंडस रिवर इंडस रिवर जो है टाइबेटन एंड संस्कृत सिंधु, ठीक है ना। दरिया सिंध पर जो है ना पहले हिंदू आबाद थे बेसिकली, और करीबन 5,000 साल पहले ये लोग तुर्क की सरजमीन से यहाँ पर हिजरत करके आए थे और यहाँ पर आबाद हुए। तो इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि भाई जिस तरह हम उर्दू स्पीकिंग को कहा जाता है कि ये महाजिर है। बहरहाल दुनिया में तो सभी महाजिर कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके ही आए होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इंडिया की मुख्तलिफ सरजमीनों से यहाँ ट्रैवल करके आए, इस तरह तुर्क की सरजमीन से, शाम की सरजमीन से, ये जो आज यहाँ पर सिंधी अपने आप को कहलाते हैं, ये वहाँ से ट्रैवल करके आए थे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि जब जो है ना सिर्फ मखसूस एरियाज़ आबाद थे ना, जब दुनिया आबाद, आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, तो कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में इंसान थे, बाकी तो पूरा खाली था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहीं से ट्रैवल कर करके घूम घाम के लोग मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट होना शुरू हुए। खैर, इंडस रिवर, टाइबेटन एंड संस्कृत, सिंधु, सिंधी, सिंधु और मेहरान, ग्रेट ट्रांस हिमालयाज रिवर ऑफ साउथ एशिया। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड।
अब ये जो दरिया सिंध है ना, दुनिया का सबसे लंबा जो है दरिया, जो लंबे हैं उनमें से एक जो है वो दरिया सिंध है। ठीक है, विद अ लेंथ ऑफ सम 2000 माइल्स, 3200 किलोमीटर लंबा दरिया है। इट्स टोटल ड्रेनेज एरिया इज अबाउट 450,000 स्क्वायर माइल्स, यानी कि 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर पर इसकी ड्रेनेज है, ऑफ विच 1,75,000 स्क्वायर माइल्स lie in the range of foothills of the Himalayas, the Hindu Kush and the Karakoram range। तो दुनिया के मशहूर दरियाओं में अगर मैं समझता हूँ, दूसरे नंबर पर जो है वो इंडस रिवर है, पहले नंबर पर दरिया नील है और दूसरे नंबर पर ये दरिया है। ठीक है जी। द इंडस बेसिन to the south of the Himalayas and the salt ranges begins a vast plain in which extends to the shores of the Arabian Sea. This plain is irrigated by the Indus and its tributaries. It is uh, it is called the Indus Plain. It can be dividing into on the basis of its features, which can be explained as number one, Upper Indus Plain, the Bees rivers. अब इंडस बेसिन ट्रीटी हुआ है, आप सिंध तास में आया था, तो इंडस बेसिन मतलब क्या होता है कि ये जो इंडस बेसिन जो साउथ हिमालय सॉल्ट रेंज है, वहाँ से जहाँ से ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करता है, तो वहाँ से जो है ना बड़ी इसकी उस पॉइंट पे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि मीठा पानी किसी भी मुल्क के लिए पानी की बड़ी अहमियत होती है। ठीक है जी। This plain is irrigated by the Indus and its tributaries. It is called the Indus Plain. It can be divided into on the basis of its features, which can be explained as number one, Upper Indus Plain. The Bees rivers joins Satluj before entering Pakistan. The water of these rivers flow into Indus near Mitton Court. Mitton Court का नाम शायद आपने सुना हो. The part above the Mitton Court is called Upper Indus Plain. It lies 200 to 300 meter above the sea level. The rivers have made the Indus Plain fertile. There are few dry hills near Sargodha, Chinnot, and Shangla. The western part of the plain was once desert, which called Thai. भाई अब इसके ना कुछ हिस्से हैं बेसिकली दरिया के ना, जिसको अपर इंडस प्लेन या लोअर इंडस प्लेन या अपर या द इंडस बेसिन कहा जाता है। अलग अलग टुकड़े में अलग अलग जो है वो जगह हैं। अब इसके बाद है इंडस डेल्टिक प्लेन। इंडस डेल्टिक प्लेन का मतलब क्या होता है, वो जो निचला हिस्सा है जो ठट्टा से शुरू हो जाता है ना, ठट्टा ठट्टा कवर्स एरिया बिटवीन 20 से 25 स्क्वायर माइल्स है। अ कोस्टल ट्रिप यानी कि समंदर के करीब ये एरिया लगता है। अच्छा, तो ये इस दरिया की बात हो गई। The plateau, an extreme area of flat upland, usually bounded by escarpment, steep slope on all sides, but sometimes enclosed by mountains। प्लेट्यू क्या होता है जी, वो प्लेन एरिया होता है जहाँ पर लोग रह सकते हैं। इस प्लेन एरियाज में ही सबसे ज़्यादा आबादी होती है, लोग यहाँ पर जो है वो रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना क्या होता है, आसान होता है। Potwar Plateau, the north of the Salt Range, the area of Rawalpindi, Jhelum, and Niawali district are known as Potwar Plateau. It is an area about 18,000 square kilometers with an elevation of 300 to 600 meters. This plateau is drained by a river Son and has a typical badland topography. It is not suitable for agriculture activities, but most of our country's minerals like mineral oil, coal, limestone, etc. are founded here. तो जो पोर्टवर प्लेट्यू होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि वहाँ पर लोग रह सकते हैं। ठीक है ना। अब ये रावलपिंडी झेलम वगैरह की तरफ है, जब ये आप जगह है कि रावलपिंडी झेलम वगैरह में अच्छी खासी है, मियाँवाली में आबादी अच्छी खासी है। प्लेट्यू के अलावा सॉल्ट रेंज होती है, पूरा नमक का सिलसिला है, पूरी नमक की गोल्ड माइन, नमक की माइंस होती हैं वहाँ पर।
खेवड़ा बहुत मशहूर है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद है बलूचिस्तान। दिस प्लेट्यू विच लाइज इन द वेस्ट ऑफ द सुलेमान कीर्थर माउंटेन्स। कीर्थर हिल्स जो है ना घूम घाम के कराची तक आती हैं। अब देखें इसके बाद जो हमारे पास है, अल्लाह भला करे, बलूचिस्तान प्लेट के बाद कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज की हम बात करें अगर, तो ये क्या होता है, कोस्टल एरियाज में आते हैं हमारे वो तमाम एरियाज जो समंदर के करीब होते हैं, ठीक है। समंदर के करीब क्या है, द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान कोस्ट लाइन विच इज 771 किलोमीटर लॉन्ग। भाई हमारा मुल्क जो समंदर से टकराता है या समंदर से मिलता है, लिंक होता है समंदर से, उसका जो बड़ा हिस्सा समंदर से लिंक होता है वो बलूचिस्तान का होता है, ठीक है जी। इसके बारे में लिख रहा है कि भाई 771 किलोमीटर लॉन्ग, while total length of the coastal areas of Pakistan is about 1100 kilometer. Coastal areas of Pakistan are in the province of Sindh and Balochistan. भाई समंदर सिर्फ दो ही सुबह से जो है ना मिलता है ना। आप देखें इसमें एक तस्वीर भी आपको दी हुई है, अगर आप देखें कि कौन कौन से मशहूर पोर्ट हैं, तो बलूचिस्तान की बात की जाए तो ये, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे आप, कि जीवानी, ठीक है ना, ये गवादर, ये पसनी, ये उड़मारा, ये चार जो मेन हब हैं, मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर पोर्ट्स इजीली बन सकता है, ये चारों कहाँ पर हैं जी, बलूचिस्तान में। अब इसकी अगर लेंथ देखें तो आप देखें ये ज़्यादा लंबा हिस्सा कहाँ पर आ रहा है, ये ज़्यादा लंबा हिस्सा आ रहा है, अल्लाह भला करे, बलूचिस्तान में। अब ये सिंध का हिस्सा है, इसमें कराची है, बिन कासिम है, ठीक है जी, और सोमियानी है, और ये केटी बंदा है जो कि सिंध का हिस्सा हो, ठीक है ना। और उसके बाद ये इंडिया शुरू हो जाता है। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो डेफिनेटली कराची है, क्योंकि कराची एक लंबे अरसे से बना हुआ है, सबसे पुराना पोर्ट है, पाकिस्तान बनने से पहले का पोर्ट है। जब पाकिस्तान बना तो ये हमारे हिस्से में आ गया, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान कोस्ट लाइन विच इज 771 kilometers long, while the total length of the coastal areas of Pakistan is about 1100 kilometers. अच्छा भाई, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, जो टोटल हमारी 1100 किलोमीटर सरहद है समंदर के साथ, जिसमें से 771 किलोमीटर जो है वो सिर्फ उसके और सिर्फ बलूचिस्तान में, और बाकी सब डेफिनेटली सिंध में होगा, क्योंकि सिर्फ दो ही सूबे हमारे समंदर से अटैच होते हैं, ठीक है। द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। दीज कोस्टल एरियाज आर ऑन द शोर ऑफ अरबियन सी। ये कौन से किनारे पर है, ये दरिया है, ये हमारे बहरे अरब, अरेबियन सी जो है बहरे अरब, उसके किनारे पर ये बेसिकली हैं, ठीक है जी। गवादर एंड कराची पोर्ट आर टू प्रोमिनेंट पोर्ट्स ऑन दीज कोस्टल एरियाज। और गवादर और जो है वो कराची पोर्ट सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पर। द सिटी ऑफ गवादर इज डेवलपिंग वेरी शार्पली बिकॉज ऑफ द सी पोर्ट। और गवादर जो सिटी है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द सी पोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सी पोर्ट की वजह से। अच्छा, गवादर में बहुत ज़्यादा लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, मतलब प्लॉट्स वगैरह वगैरह। अब कौन लोग खरीदारी कर रहे हैं, डेफिनेटली जिनके पास माल है वही खरीदेंगे ना। अब गरीब लोग तो नहीं खरीद सकते। अब यही वजह है कि अगर आप डिफेंस और क्लिफ्टन चले जाएं तो जगह जगह स्टेट एजेंसीज पे लिखा हुआ है गवादर गवादर गवादर। यानी कि जो हमारा कराची का जो डिफेंस में जो हमारे पोश एरियाज में जो मालदार पार्टियां रहती है ना, उन्होंने जाकर इन्वेस्टमेंट कर दी है दबंग वाली, बिलियंस ऑफ रुपीज गवादर में इन्वेस्ट कर दिए अपने आने वाली नस्लों के लिए। क्योंकि कराची की तरह जो डेवलप एक सिटी बनने जा रहा है, दैट विल बी गवादर। गवादर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। गवादर पोर्ट कैन बिकम अ ट्रेड हब फॉर ऑल द नेबरिंग लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि गवादर जो है दुबई पोर्ट से टक्कर लेगा, कराची पोर्ट तो कुछ भी नहीं होगा उसके सामने, ठीक है जी। बट इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली हमारी आने वाली अगली नस्ल देखेगी, हमारे तो नसीब में शायद ऐसा ना हो। इसके बाद है हमारे पास मकरान कोस्ट, ठीक है जी। मकरान कोस्ट जो है, मकरान बेसिकली ये जो कोस्ट है ये कहाँ से जाके टकराती है, ये मकरान कोस्ट, मकरान कोस्ट, मकरान इज हाफ डेजर्ट हाफ कोस्टल एरिया। मकरान एक ऐसी जगह है जिसमें आधा रेगिस्तान है तो आधा कोस्टल एरिया, यानी कि साहिली इलाका है। अब मकरानी सुना होगा आपने, मकरानी बड़े मशहूर लोग होते हैं, थोड़े डार्क उनका कलर होता है, कर्ली बाल होते हैं, तो वो इसी जगह के रहने वाले होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं। मकरान इज वन ऑफ द रिच एंड अमेजिंग कोस्ट। इट इज सिचुएटेड बाय साइड अरेबियन सी एंड द गल्फ ऑफ ओमान। मकरानी कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं,
ये कराची के हमारे साहिल से लेकर और ओमान तक फैले। ओमान में भी मकरानी रहते हैं, वो ओमानी होते हैं, वो अरबी बोलते हैं। यहाँ बेचारे जो हैं वो बलोची बोलते हैं, और उनको वो सारी फैसिलिटीज़ डेफिनेटली हासिल नहीं हो सकती जो ओमानी मकरानी लोगों को हासिल है। मकरानी इज़ नॉट अ सिंगल कोस्टल एरिया, बट इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट, केच, गवादर एंड पंजगुड़। ये मकरान जो है 3 हिस्सों में, 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से पहले का नाम कच्छ है, दूसरे का नाम गवादर है और तीसरे का नाम पंजगूर है। द नेम मकरान हैज इट्स हिस्ट्री। मकरान मकरान जो नाम है ना, उसकी तारीख है। इट्स ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मक्का। मक्का इज अ वर्ड फ्रॉम अकीमेंट एम्पायर, यानी कि एक आज से 5,000 साल पहले एक हुकूमत थी जिसका अकीमेंट नाम था, उसने इसका नाम मक्का रखा था। तो मक्का चेंज घूमते घामते जो है ना वो मकरान हो गया। ठीक है ना, देखें वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों के नाम जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। जिस तरह कराची का नाम पहले कुलाची था, कुलाची कुलाची लोग करते करते कराची हो गया, और आने वाले वक्तों में लोग करांची बोलेंगे, इसके बीच में ना नून आ जाएगा। लोगों ने वैसे इसको करांची बोलना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में हम देखेंगे कि नून जो है ना वो पक्का हो जाएगा और करांची नाम हो जाएगा इसका। खैर ये जनरेशन टू जनरेशन होता है, सदियों में होता है। अब ये 5,000 साल पहले उसका नाम मक्का रखा था, आज मकरान हो गया। आने वाले वक्तों में पता नहीं क्या हो जाएगा। इसके अलावा हुकूमतें भी आकर नाम बदल देती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत आ गई है इंडिया के अंदर, अहमदाबाद का नाम रामगढ़ रख दिया, यानी कि मुसलमानों वाले नाम सारे हटा हटा के हिंदू जो है ना वो नाम उन्होंने रखना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह भी होता है कि नई हुकूमत आती है वो उसके नाम चेंज करती है। ठीक है जी, मुसलमानों ने भी शायद ऐसा किया हो। लेकिन जैसे बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद की जगह पर जो है ना हिंदू कहते हैं कि यहाँ मंदिर था। अब हिंदुओं की हुकूमत आई तो उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराकर वहाँ पे मंदिर बनाना शुरू कर दिया। मकरान इज़ वन ऑफ द रिच कोस्टल एरिया। मकरान एक बहुत ही अमीर जो है वो कोस्टल एरिया है। किस हवाले से? नबातात के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। द बलोच पॉपुलेशन हु लिव्स हियर अर्न्स देयर लाइवलीहुड बाय द ग्रेट यूज़ ऑफ ओशन फॉर द सेक ऑफ बिजनेस बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड गल्फ स्टेट्स। वहाँ जो बलोच रहते हैं ना मकरान में, उनका जो बुनियादी तरीका है पैसे कमाने का वो यही है कि वो वहाँ से मछली पकड़ते हैं और दीगर समंदरी चीज़ें पकड़ते हैं या ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाते हैं ईरान, पाकिस्तान और अरब अरब कंट्रीज़ के अंदर। मकरान इज़ यूनिक कोस्टल रीजन, और बहुत ही अच्छा। ये मकरान के ऊपर अलग से एक नोट आ जाता है, तो इसको डेफिनेटली आपने याद करना है इसी हिसाब से कि एक अलग से इसका सवाल भी आ सकता है। ठीक है, मकरान इज़ द लैप ऑफ फिशिंग विलेजेस। अब ये फिशिंग विलेजेस होते हैं। अच्छा, इसी तरह ना मैं आपको बताऊं कि बलोचियों का बहुत गहरा किरदार है हमारे यहाँ माहीगीरी के अंदर, फिशरी के अंदर। और मैं जहाँ जहाँ कोस्टल एरियाज़ में गया हूँ, मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर ही जो है ना इब्राहिम हैदरी एक जगह है जहाँ पर ये सारे मछेरे रहते हैं ना। तो मैं कुछ दिनों पहले मैं इब्राहिम हैदरी गया था एक विजिट पर। तो वहाँ पे मछली का खाना बनता है ना, फिश फूड बनता है। तो उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई हुई थी जिसमें मछलियों का खाना बनता है। भाई हमारे घर में जो हमारे यहाँ लिए खाना बनता है ना, वो अगर चूल्हा होगा 2,500 3,000 रुपये का चूल्हा होगा, पतीली होगी 1,500 रुपये की, चमचे वगैरह क्रॉकरी कुल मिलाकर कुछ 15-20 हज़ार रुपये होंगे चलो। लेकिन वहाँ जो मछलियों के खाने के लिए जो प्लांट लगा हुआ था उसकी कीमत 16 करोड़ रुपये थी। 16 करोड़। खैर, तो वहाँ पे मछली का वो बनता था। पूरी इब्राहिम हैदरी के अंदर पता है क्या था? सिर्फ दुकानें जो थी वो जाल की दुकानें, कांटों की दुकानें, बड़े बड़े जाल थे जो बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। कश्ती वहाँ पे मिल जाएगी, कश्ती खरीद लो वहाँ से पूरी पूरी। तो ऐसी वो जगह थी। और मछली बहुत सस्ती थी वहाँ पे, तकरीबन 200 रुपये 150 रुपये किलो बेहतरीन मछली। जो हमारे और आपके इलाकों में 500-600 रुपये किलो मिलती है, वहाँ पे 200 रुपये किलो में आपको बेहतरीन मछली मिल सकती थी वहाँ पे। खैर, इसके बाद है सिंध कोस्ट। सिंध कोस्ट डेफिनेटली जैसे नाम से ज़ाहिर है, सिंध का साहिली इलाका। सिंध कोस्टल रीजन इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री बिटवीन द इंडस बॉर्डर along the Sar Creek on the east and Hub River along the Balochistan coast on the west. Its coastal region is about 350 kilometers long and can be divided into the Indus Delta, Creek, and Karachi coast. The main vegetation found around the coastal areas is mangrove forest. Mangrove provide breeding grounds for a variety of fish, shrimps, crabs, and other invertebrates, and also are of great significance as a source of nutrients and fisheries. मंगरूव फॉरेस्ट जो है वो मंगरूव फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली मछलियों के खाने के लिए बड़ी चीज़ें बनाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे मछलियाँ बड़ी तादाद में पकड़ी जाती हैं, जिनको आगे बेचकर पैसा रिकवर किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई हमारी लॉन्ग जो है टॉपिक्स की।
शॉर्ट नोट सिंध कोस्ट पर आ सकता है, मकरान कोस्ट पर आ सकता है, ठीक है ना, कोस्टल एरियाज पे आ सकता है, ठीक है ना। ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, इसमें हमने डेजर्ट्स वगैरह के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, जो आज हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब ये चैप्टर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था और ये बहुत जल्द अब ये ख़त्म होगा। अब हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन इसके शुरू हो रहे हैं और इसके सारे 5 ईयर के सवाल है, मैं आपको बताऊंगी चैप्टर। और बाय द नेक्स्ट वीक आप जाकर इसके अगले चैप्टर्स भी ले लीजिएगा, नोट्स कंप्लीट मेरे हो चुके हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।